राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 12 का एनसीईआरटी इतिहास। अच्छा, जो भी ऐसा कोई होगा कि थोड़ा क्या होना पढ़ उड़ रहता है तो थोड़ा सा उसका नॉलेज हो जाता है। ये देखिए इस वीडियो में हम आपको ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। एनसीईआरटी बुक है, जहाँ पे महत्वपूर्ण होगा उस बात को हम रखेंगे, कुछ बातें समझाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं करवाएंगे। अगली वीडियो जो भी होगी उसमें क्वेश्चन आंसर होगा। तो जिसको लगेगा कि हम बुक पढ़ लिए हैं, हमें आता है, तो वो बिल्कुल वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप तेज हैं तो, है ना। और जिसको अगर लगता है कि नहीं हमें एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन उसको समझना है, उसको पढ़ना है, तो उसको वेलकम है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। चैप्टर 1 पढ़ लिए थे हम लोग, है ना। ईट, मन के तथा अस्थिया। सारा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, उसके बाद एक पीपीटी करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, है ना। तो क्वेश्चन आंसर कुछ कुछ हो गया है। तो लिख लियो क्वेश्चन आंसर सारा। अभी नहीं ना लिखे हैं तो लिखेंगे ना, उसका ध्यान देंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। जब हड़प्पा सभ्यता भी था तो कई भागों में क्या हुआ, विकास हुआ। यही वह काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। आप जानते हैं ऋग्वेद सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेदों में क्या है, ऋग्वेद है। तो वही कह रहा है कि ऋग्वेद को लिखने का काम उस टाइम हुआ। उत्तर भारत, दक्कन पठार के क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। कृषक बस्तियां मतलब जो खेती करने वाली बस्तियां हो, है ना। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियां प्रमाण भी मिलते हैं। वैसी बस्तियां जो चरवाहे के काम करे, है ना, गाय या कोई और जानवर पाले, उसको चराने का काम करे। ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए। शव के अंतिम संस्कार मतलब दफनाने के, है ना, कि उसका क्रिया करने वाला जो भी काम है, मर जाए आदमी तो उसको निपटारा किया जाएगा, अंतिम संस्कार। तो उसका भी कुछ नया तरीका सामने आया, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों को बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया था। शव तो दफनाया ही गया था, उसके साथ लोहा का कुछ उपकरण मिला। हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि शव के साथ क्या मिला था, आभूषण भी मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें से सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और राजवाड़ों का विकास है। इस राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी चीज़ के इतिहास जानने का ये स्रोत ही है ना। उसका हमको जानना है इतिहास, तो उसका क्या जानेंगे, अभिलेख जो लिखा गया होगा किसी के द्वारा या ग्रंथ द्वारा, या वहाँ का सिक्का, चित्र, विभिन्न प्रकार के स्रोत से अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। अब पहला जो है पॉइंट, प्रिंसेप ऑफ प्रियदर्शी। दर्शी, अगर प्रियदर्शी लिखता तो अशोक का नाम मिलता है अभिलेखों में, लेकिन यहाँ पे है, देखते हैं आगे। तब भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने
ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। यही वही जेम्स प्रिंसेप है ना, जिस जेम्स प्रिंसेप के बारे में हम सोच रहे थे अभी कि अशोक के सबसे पहले जो शिलालेख के पढ़ने का काम किया था, यही जेम्स प्रिंसेप था, है ना। वही बात कर रहा है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति हुई कब? 1830 के दशक में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में लमसम। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने क्या पढ़ा? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। बात को आप ध्यान से सुनते चलेंगे ना तो सारा ऑब्जेक्टिव, और आने वाले दिनों में अगर आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं जिससे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपको, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, गहराई से आता है ना, तो सारा कुछ एनसीईआरटी से ही आता है, तो एनसीईआरटी पे कमांड होना जरूरी है। हमने सिक्कों का अध्ययन आपको बता दिया था, न्यूमिस्मैटिक्स होता है। आगे देखेंगे, प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुख कृति वाले राजा का नाम लिखा है। प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, है ना। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वान ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उस तरह अशोक लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की, क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। तो थोड़ा बहुत ये दिया था अशोक के पहले, जो अशोक क्या शिलालेखों को पढ़ने का पहले काम किया था वो नाम याद रखेंगे, उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, है ना, जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ सबसे पहले निकाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य, और यहाँ पर लिखा है 16 महाजनपद। जनपद कितना था? 16 महाजनपद, और सबसे बड़ा जो महाजनपद है वो था मगध, जिस क्षेत्र में हमारा आता है पटना वाला ये सब क्षेत्र, ये क्या है? 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म के बारे में अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे कि आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है ना। महाजनपद में 16 गो राज्य का उल्लेख मिलेगा, है ना, जैसे अवंती, कुल सुना होगा, कौशल, ये है मगध, हाँ, ये सब जनपद मिलेगा। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वज्जी, देखो ये जनपद है, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। ये सब क्या है? महाजनपद है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। ये जो दिया हुआ है ये महत्वपूर्ण जनपदों में होगा। ठीक है,
अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता है, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। भगवान बुद्ध के सॉरी इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कहाँ पे? जहाँ पे क्या करता था कि एक साथ कई लोग उस समूह में शासन करते थे और इस समूह के प्रत्येक को क्या कहते थे? राजा कहते थे। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, इनके बारे में अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे। हाँ, इन्हीं गणों से संबंधित थे। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोत पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। अच्छा देखो, जिस दिन आप एनसीईआरटी पढ़ने लगेंगे आपको मज़ा आने लगा है, पढ़ते पढ़ते लगा कि नहीं इसमें कहानी है, अच्छा है, तो ये बातें पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, जनरल जो जीके वाली क्वेश्चन है वो भी हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और लिखने का जो तरीका है, जब शब्द कमी पड़ जाता है आदमी लिखने चलता है, तो यहाँ से अगर सुने रहेंगे देखे रहेंगे कैसे लिखाता है तो लिखने का आएगा ना, कि कितना लिखना है। लिखना है 30 शब्द में तो उसको हम बढ़ा के 40 शब्द में भी कर सकते हैं। अगर वर्डे नहीं रहेगा तो कैसे कहेंगे? मान लो कोनो सीजन की बतियावत है, जानत है तब ना बतियावत है, वर्डे नहीं रहेगा, इंग्लिश में बोलना रहता है, नहीं जानता आदमी तो चुप हो जाता है, कम में बोल देता है। दो गो आदमी बोलता है यस सर, नो सर, सॉरी, हाँ, वेलकम, और ही दो चार को बोलता है हाँ इट्स ओके। दो चार को जानता है उतने बोलता है, ज़्यादा नहीं बतियाता। और जो ज़्यादा जानेगा ज़्यादा बतियाएगा, तो वही है, ज़्यादा जानेंगे ज़्यादा लिखाएंगे। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जो भी महाजनपद था उसकी एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। किले बंद राजधानियों में रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं इसको पूरा कर लेते हैं, है ना, तब अभिलेख के बारे में जानेंगे। जो बॉक्स है, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख लिखा हुआ किसी चीज़ पे, हमने जहाँ पढ़ा है वही लाइन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सेनाओं से पढ़ेंगे आगे। ये आरंभिक राज है, उनकी राजधानियाँ हैं। आरंभिक राज क्या है? जैसे देखो, ये गंधार है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, कुरु, ये सब वही है। नौकरशाही के लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। ठीक है, देखेंगे 3। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना न माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था, है ना। दूसरा पे आक्रमण करके लूटपाट करके क्या करेगा? ले ले, सब लूट रहा है ना, एगो हमरा छोड़ा के एक दूसरे को क्या। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थाई सेनाएं, नौकरशाही तंत्र यह तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। आगे देखेंगे। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। ठीक है, ओके। इससे पढ़ने से पहले हम आ जाते हैं, बता देते हैं, थोड़ा सा इसका अभिलेख पढ़ लेते हैं। चलिए हम, चलिए ध्यान देंगे।
अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर परतें खुदे होते हैं। खुदे मतलब उसको लिखा गया है, खोद कर, है ना, खोद कर लिखा गया है। लो, खोद कर लिखा गया मतलब इसमें क्या हो गया दिक्कत? अच्छा, तुम लोग गाना याद आ गया? ए, नहीं सुना है पियरी माटी वाला? है, चलो, यहाँ पे दुइये को चलवे करता है, एगो देवर, एक भौजी और ये ढोड़ी, वही है पियर में। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं। जो भी अभिलेख है उस पे क्या लिखा जाता था? उन लोगों की उपलब्धियां, क्या मतलब कोई राजा होगा वो अपना अभिलेख लिखवाया है ना, तो उपलब्धि, क्रियाकलाप, है ना, विचार लिखे जाते थे, उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं का क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अपने यहाँ भी देखोगे, कौन कुछ कुछ पैसा देता है ना, तो देवलिया पे वहाँ पर नाम लिखवा रहता है, पत्थर पे नाम लिखवा रहता है, देखो ना, कि फलानवा सिंह इतना रुपया। हाँ, तो वो भी अभिलेखे जैसा हो गया। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थाई प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईस्वी पूर्व में अक्षर अ, ऐसे देखो ये न इस प्रकार लिखा जाता था। 500 ईस्वी में ये देखेंगे प क्या है अक्षर, इस प्रकार लिखा जाता था। तो हम कब तक जेम्स प्रिंसेप है कि उसको पढ़ेंगे? अरे जो पढ़े हैं वही ना बताएंगे। गजब आदमी है, हम आए हैं इंग्लैंड से। जि- जो तू जितना तुमको आता है उतना हमको आता है। जो भी अनुभव है बस वही है कि थोड़ा सा तुमसे एक दो बरस उम्र ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, तो वही डल होंगे 10 बरस, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो 3 बरस बड़ा होंगे तुम लोग से। तुम लोग 12वां में पढ़ते हो, हम 15वां में पढ़ते हैं। चलो, प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषा होती है। प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? जो जनमानस की लोकल लैंग्वेज हो, जो सबको समझ में आता है, उसे क्या बोलते थे? प्राकृत भाषा। इस अध्याय में अजात शत्रु की तरह क्या लिखा है? अजात शत्रु लिखा है, पहले का है ना, अजात शत्रु और अशोक। अशोक वैसे लिखते हैं लेकिन वो क्या है, अशोक जैसे शासकों का नाम प्रकृत भाषा में लिखे गए हैं, देख लो, ये प्रकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि यह नाम प्रकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृति जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं, यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अपने यहाँ भी अभी भी देखोगे, हमारा जो भोजपुरी भाषा है, और इतना मतलब डेगे डेगे भाषा बदलेगा ना, उधर जाओगे तो छी छी करने लगता है।
चलिए ध्यान देंगे अब। काफी डांट रहे थे आप, मैंने देखो डांट के फिर नॉर्मल होना कितना कठिन बात है बताओ। एकदम एक्टिंग जैसा होता है। जनपद का अर्थ ऐसा भूखंड है जहाँ कई जन लोग कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्रकृत एवं संस्कृत में दोनों में मिलते हैं। पढ़ लो मौका मिला नहीं तो फिर पढ़ाएंगे उड़ाएंगे नहीं। हाँ हाँ, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर नहीं। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। अभी तो वही पढ़ रहे थे उसके ही बारे में, किसके बारे में? मगध। छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध आधुनिक बिहार। जो बिहार ही है क्या है? मगध। ध्यान देंगे। शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आधुनिक इतिहासकार इसे कई कारण बताते हैं। मगध जनपद जो था सबसे शक्तिशाली जनपद था और इसके कई कारण हैं। एक, यह मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर। आखिर मगध जो था इतना पॉपुलर प्रसिद्ध अच्छा होने का कारण क्या है कि खेती उपज था ना, इधर गंगा किनारे है ना, दोनों तरफ बेल्ट है। देख रहे हो कितना अच्छा इधर कृषि होता है भी है, अच्छी होती है। दूसरे यह कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में है ना, पहले यहाँ पे लोहा का खदान था। मालूम ना, बिहार से झारखंड अलग हो गया बा। कब भइल रहे? 15 नवंबर 2000 है ना, 2000 में अलग हुआ था। आसानी से उपलब्ध थी जिससे उपकरण और हथियार बनना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन का रास्ता सस्ता सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्धों के लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। तो जब वहाँ के इतिहास के बारे में जाना जाता है तो लेखन पे भी ध्यान देते थे। तो लेखन में कौन का? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से भी इसके बारे में देखा गया। तो वो क्या बताया? मगध की महत्ता के विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है ग्रंथों ने। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजात शत्रु है ना, अजात शत्रु लिखा है, ये अजात शत्रु है ना, अजात शत्रु और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री उनकी नीतियां लागू करते थे। परम में राजगृह, आधुनिक बिहार के राजगीर का प्रकृत नाम। राजगाह लिखा है ना, ये क्या है? राजगृह मगध की राजधानी थी। तो पूछा जाएगा कि प्रारंभिक में मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। राजाओं का घर पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। जहां हम राजगाह बोल रहे हैं उसे आप राजगृह समझेंगे। हाँ वही राजगृह। हाँ ठीक है, आप लोग बहुत जानते हैं, हम थोड़ा कम जानते हैं। ठीक। तो मैंने कहा साबित कर चाहता रहो। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। हम पढ़ना वही मानेंगे जब पढ़ के बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो कहिए हम पढ़े हैं, तो आपसे पूछे आप बताइएगा तो जानेंगे कि आप पढ़े हैं। काहे पढ़ ले बड़ू नु। तब पाटलिपुत्र को क्या बनाया गया? राजधानी। तब पूछा जाए कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अभी यही हाल बा, अलग अलग कहते पढ़ के आइल बनी। जब सरकारी स्कूल में
बढ़िया से पढ़ाई हो जाता था, फिर प्राइवेट टीचरों का काम क्या था, नहीं पढ़ाते हम लोग, अच्छा रहता। ध्यान देंगे, क्या बनाया गया जी, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटना का पूछता है कि पटना का स्थापना किसने किया था? नाम याद रखेंगे, उदयन। हाँ, उदयन, उदयन, उदयन कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखेंगे ना, उदयन। अरे नाम याद रखेंगे, लिखने, लिख दिए हम, चलिए। जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। चलिए ध्यान देंगे, आपने वहाँ पे एरो लगा कर पूछा है कि इन दीवारों का निर्माण क्यों किया गया था। इन दीवारों मतलब, इन दीवार कहने का मतलब जो वो राजगृह था, चाहे जो भी जनपद था, वो जो भी, तो उसको चारों तरफ से क्यों किले बंद किया गया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो 2 पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा है एक आरंभिक साम्राज्य। भाषाएं और लिपियां जान लीजिए। अशोक, अशोक है ना, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख में अरमाइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों से किया गया था। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, है ना। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बताओ, पढ़े हो ना, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सामने ही दिख रहा है। लगभग 321 ईसा पूर्व का शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था। ये आपको देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको बार बार मिलेगा, यही बात मिलेगा कि मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, याद रहेगा, आएगा तो बन जाएगा ना। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, उनके पौत्र, पौत्र मतलब क्या? पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, अशोक सम्राट, समझ में आया? तो इनके पोता ना होंगे जी, पौत्र मतलब पोता ना होता है। कलिंग, कलिंग आधुनिक उड़ीसा, उड़ीसा का नाम क्या था? कलिंग, पर विजय प्राप्त की। अशोक के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। इस सब महत्वपूर्ण को है जी। ये तो आपको कोई भी इसमें है ही नहीं कि इसमें काटा छाटा जाए, जो है सब महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से सुनेंगे, सुन लेंगे, इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इससे प्रीवियस ईयर पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन रखा गया है। तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषता मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनी द्वारा लिखा गया विवरण आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। 1 नंबर और क्वेश्चन बन गया कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो याद रखेंगे जी, कौटिल्य या चाणक्य, है ना, उनका ही नाम था। कहाँ चल गई, ऊपर चल गई क्या हो? ध्यान देंगे, अर्थशास्त्र के लेखक आप क्या नाम याद रखेंगे? कौटिल्य या चाणक्य ने की थी।
जो चंद्रगुप्त के क्या थे, मंत्री था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुझा रहे हैं ना कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी है, लेकिन पत्थरों स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। ठीक है, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया है ना। किसका प्रचार किया, धम्म का। इनमें बड़ों के प्रति आदर, धम्म में क्या था कि बड़ों को क्या करना है, आदर। सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, जो सन्यासी है ब्राह्मण है उसको क्या देना है, उदारता उसके प्रति रखना है। सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। धम्म में ये सब बातें लिखी गई थी, है ना, कि दूसरों धर्म का क्या करना है, सम्मान करना है। सन्यासी और ब्राह्मण के प्रति उदारता रखना है। जो दास है, गरीब है ना, सेवक है, उसके पर उदार व्यवहार रखना है ना, बढ़िया से। उदार व्यवहार का मतलब वही हुआ कि बढ़िया उसके साथ व्यवहार करना है। देखोगे, मान लो कोई कोई ऐसा आदमी होता है जिसके मान लो कोई काम कर रहा है तो उसके साथ बिहेवियर ऐसा लगेगा कि अपना जैसा है। ऐसा कोनो कोनो होता है कि उसमें भेदभाव रखता है, तो वो वाली बात है। अच्छा, साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र, कहाँ जी, पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और सुवर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने के खदान के लिए उपयोगी था। ठीक है, सुवर्णगिरी कहाँ था, कर्नाटक में। ठीक है, सोने के खदान के लिए। कर्नाटक में एक सोना खान नाम सुने होंगे, कुद्रेमुख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने की कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम है पैदल सैनिक का संचालन और चौथी का काम है अश्वरोही और पांचवी का रथ रोहियों तथा छठी का काम है हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उपसमिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन
और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धम्म प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामाता नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। वो क्या करेंगे? धम्म का प्रचार करेंगे। चलिए अगला पॉइंट में हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। पेज नंबर याद रखेंगे, पेज नंबर जो है 7, ठीक है, चैप्टर 2 का पेज नंबर 7 आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही लगातार आप जब भी टाइम मिले तो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन आंसर करवाए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव कराए रहेंगे। प्रीवियस ईयर अगर जल्दी करना हो तो प्लेलिस्ट पुराने देख सकते हैं। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।